वेलकम करता हूं आप सभी को, जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं यहां पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में कम से कम जो है आपको 20 नंबर के जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, लगभग 4 क्वेश्चन जो है आपको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो है मैं शॉर्ट को लॉन्ग क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ बीच में, और बाकी 2 दिन जब बच रहा है तो उसमें मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाए। तो आज जो है हम लेकर आए हैं, कल MSN 1 और MSN 2 के कराए थे। आज आप सभी के बीच में जो है यहाँ पे हम लेकर आए हैं 3 से 4 प्रश्न जो कि मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपके जो है चाइल्ड हेल्थ से भी है। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। जब आप प्रश्न अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने में है, देख रहे होंगे ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी को सामूहिक थेरेपी यानी समूह थेरेपी, समूह उपचार भी कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको बनता है कि साइको सोशल थेरेपी होता क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को लिखे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो साइको सोशल थेरेपी होता क्या है तो आप लोग को समझना है। समझ गए? तो हम उसी का एक प्रकार है, साइको सोशल थेरेपी का ही यह एक प्रकार है। ग्रुप थेरेपी और बहुत सारे प्रकार है साइको सोशल थेरेपी का। ग्रुप थेरेपी, मेलो थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। उसके बाद है आपका जो है तमाम तरह के जो है इस यहाँ पे थेरेपी है। तो फिलहाल हम लोग आज 2 थेरेपी देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। समझ गए? तो चलिए देखिए, ग्रुप थेरेपी क्या होता है। देखिए, यह थेरेपी है, एक उपचार है जिसमें क्या होता है कि ग्रुप थेरेपी यानी कि समूह चिकित्सा, मनोचिकित्सा का एक रूप है। मनोचिकित्सा यानी साइको सोशल थेरेपी का यह एक क्या है, रूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को कम मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों को कम करने व नकारात्मक अनुभवों और व्यवहारों में बदलाव करने में मदद करता है। ग्रुप थेरेपी जो है यह एक साइको सोशल थेरेपी है यानी मनोचिकित्सा का एक रूप है, जिसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के क्या करे, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको जो है स्थितियों को जो है बेहतर करे और नकारात्मक एक्सपीरियंस यानी नकारात्मक निगेटिव चीज़ों को जो है और व्यवहार को जो है क्या करे, बदलाव करके जो है पेशेंट को सकारात्मक और अच्छे तरीके से अच्छे चीज़ों की ओर ले चले। ठीक है, ग्रुप थेरेपी में 1 से अधिक मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक शामिल रहते हैं। मतलब जब ग्रुप थेरेपी किसी पेशेंट को दिया जाता है तो उसमें 1 से अधिक जो है थेरेपिस्ट होते हैं जो उपचार देते हैं। समझ गए? 1 से अधिक होता है, इसीलिए इसे ग्रुप थेरेपी कहा जाता है, जो प्रत्येक सत्र में एक समूह को मनोचिकित्सा प्रदान करते हैं। अब यह जो समूह में जो थेरेपिस्ट होते हैं जो उपचार देते हैं तो वो क्या होते हैं कि ये सत्र चलता है, सत्र में बांटते हैं। समझ गए ना? 1-1 घंटे का, आधा घंटे का जो है क्या किया जाता है, सत्र बांटा जाता है, और सब जो है बारी बारी से क्या करते हैं कि चिकित्सा प्रदान करते हैं। समझ गए? हालांकि ग्रुप थेरेपी के माध्यम से लोग एक दूसरे से अपने विचार को बांटते हैं और अपने तनाव व चिंता को कम करते हैं। अब ग्रुप थेरेपी जो होता है यह ग्रुप में थेरेपी दिया जाता है, जिससे होता यह है कि जो भी ग्रुप में लोग होते हैं वह एक दूसरे से अपने थॉट, अपने विचार को जो है साझा करते हैं और चिंता कम करने का जो है प्रयास करते हैं। समझ गए? तो यही ग्रुप थेरेपी होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, जो कि ग्रुप में दिया जाने वाला उपचार ही ग्रुप थेरेपी कहलाता है। समझ गए? जिसमें 1 से अधिक जो है थेरेपिस्ट होते हैं जो उपचार देते हैं, और साथ में 1 से अधिक लोग भी होते हैं जिनको कई सेशन में बांट कर जो है इन्हें थेरेपी दिया जाता है। समझ गए? जिसका मेन मकसद होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बताना, टेंशन, नकारात्मक चीज़ों को जो है अलग करके दूर हटा के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, इसका प्रोसेस यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये आपका जो ग्रुप थेरेपी है इसका जो है प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होता है देख लीजिए। सर्वप्रथम इसमें समान आवश्यकता होने पर रोगियों के समूह का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अधिकांशतः इनकी संख्या 8 से 10 तक होती है। सर्वप्रथम इसमें होता यह है कि समान आवश्यकता होने पर, मतलब जैसे कुछ व्यक्ति है जिसको सबको जो है डिप्रेशन का शिकार है, सब डिप्रेशन से ग्रसित है, तो ऐसे में जो है उसको क्या किया जाता है कि सब जितने भी डिप्रेशन वाला होगा उन सब में से जो है डिप्रेशन के जो भी मरीज होगा उसको एक साथ चुनकर एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और चूंकि सब डिप्रेशन वाला है, सबका एक आवश्यकता होगा, तो ऐसे में जो है एक ग्रुप के तहत ही जो है उसका इलाज कर दिया जाता है, जिससे एक बार में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को उपचार दिया जा सके। ठीक है, तो इसलिए पहला होता है ग्रुप निर्माण का।
अब ग्रुप निर्माण हो जाएगा तो जो है एक स्थान व समय का निर्धारण कर सप्ताह में एक बार समूह को चिकित्सा हेतु बुलाया जाता है। पहला, अब चिकित्सक जो है क्या करेंगे, जो थेरेपिस्ट होंगे वह समूह का निर्माण कर देंगे समान आवश्यकता वाले लोगों को। अब समूह निर्माण कर देंगे तो अब ये कहाँ दिया जाएगा, कौन सा समय होगा, तो इसका निर्धारण कर किया जाता है और सप्ताह में एक बार बुलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि इसकी समान अवधि 1 से 2 घंटे का होती है। अब ये जो थेरेपी चलता है, जैसे मानिए इसमें 8-10 लोग हैं, समझ गए, एक लोग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब लोग हैं, समझ गए। तो बीच में एक थेरेपिस्ट होंगे, साइको सोशल थेरेपिस्ट होंगे, जो सबको क्या करेंगे, थेरेपी प्रदान करेंगे, इस सभी लोगों को थेरेपी प्रदान करेंगे, समझ गए। और यह जो प्रक्रिया है 1 से 2 घंटे चलता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिए कि इसके पश्चात सभी रोगी को परिचय करवाकर कुछ कार्य हेतु निर्देशित किया जाता है। अब जब ग्रुप थेरेपी 1 से 2 घंटे का सेशन कंप्लीट होता है तो जो भी रोगी होते हैं उनका जो है इंट्रोडक्शन करवाकर और जो है उनको कुछ कार्य करने को कहा जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है, इस प्रकार समान समस्याओं को रखते हुए हम की भावना का विकास करते हुए अपनी समस्याओं को मिलकर सुलझाते हैं, चिकित्सक केवल मार्गदर्शन करते हैं। अब ये जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप में सब एक ही तरह के मरीज होता है, तो ऐसे में जो है उनको क्या किया जाता है कि हम का भावना का विकास किया जाता है। हम का भावना क्या करता है कि अपने ग्रुप के प्रति एकदम सजग रहता है, अपने ग्रुप के लिए सोचता है और अपने ग्रुप के लिए हर संभव अच्छा करने का प्रयास करता है, समझ गए। इसमें जो होते हैं और इस हम के भावना को विकास करते हुए अपनी समस्याओं को एक दूसरे से मिलकर सुलझाने का प्रयास करते हैं रोगी, समझ गए। जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो केवल मार्गदर्शन करते हैं उनका, समझ गए। तो ये कुल 5 पॉइंट में जो है ये विधि है ग्रुप थेरेपी का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग के सामने है ए भी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा शानदार है, शॉर्ट के लिए पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी, ठीक है ना, साइकोथेरेपी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी, समूह मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग ग्रुप थेरेपी का उद्देश्य देखेंगे कि आखिर ये ग्रुप थेरेपी क्यों दिया जाता है, आखिर यह क्यों किया जाता है। देख लीजिए, रोगियों के मध्य का अंतर संबंध का विकास, जो भी रोगी उस समूह में ग्रुप में हो वो सबके बीच में एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित हो अच्छे से। तो एक अच्छा व्यक्ति यही ना करता है कि सबसे हिल मिल के सबसे संबंध बना के रखता है, तो इसीलिए जो है यह निर्माण किया जाता है, ठीक है। रोगी को संप्रेषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, मतलब जो एक दूसरे के रोगी है घुल मिल कर बातें करेंगे खुलकर, तो क्या होगा, इनके बीच कम्युनिकेशन जो है अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल जो है बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगा, ठीक है, जिससे अपने बातों को अच्छे से किसी के सामने रख पाएंगे। नेक्स्ट है, रोगी की मानसिक समस्याओं को स्वयं के द्वारा हल करने में सहायता करना। अब जो रोगी के मानसिक समस्या है, मेंटली प्रॉब्लम है, उसको जो है स्वयं से जो है हल करने में सहायता करना। मतलब आप थेरेपिस्ट हैं तो आप ही जो है उसके समस्याओं को हल नहीं कर देंगे, उसके समस्याओं को हल उसे स्वयं करने देंगे, आप मदद कर सकते हैं, तब तो उसमें इम्प्रूव आएगा, उसमें कुछ समझ गए ना, अपना दिमाग लगाएगा। तो रोगियों के मध्य हम भावना विकसित करना, अब जो रोगी है उनको हम की भावना विकसित करना। जब हम की भावना विकसित होगा तब तो वो अपने बारे में, अपने चीज़ों को, कर्तव्यों के बारे में जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट है, रोगों के मध्य विचारों, भावनाएं और दृष्टिकोण के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आपस में जो है रोगों के बारे में विचार करना, बताना कि कैसे क्या थे पहले, अब कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रोगियों में अंतर्दृष्टि का विकास करना, यानी रोगियों में इंसाइट का विकास करना। अब इंसाइट पता है कि किसी के अंदर से अगर इंसाइट ख़त्म हो गया, मतलब उसके अपने अंदर के चीज़ों को आकलन करने का क्षमता समाप्त हो जाना, ठीक है। रोगियों के सामाजिकरण में सहायता करना, रोगियों को जो है समाज के निर्माण में सहायता करना, ये जो है आपका इस सारे जो है पॉइंट हो गया जिसे ग्रुप थेरेपी जो है दिया जाता है, उसका जो है मुख्य उद्देश्य यही सब होता है, समझ गए। चलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपको जहाँ नहीं समझ में आए उसको एक बार फिर से बैक कीजिए, रिपीट कीजिए और एक बार खुद से जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए, समझ गए। देखने से वीडियो कुछ नहीं होगा, एक बात है आप लोग सीधा समझ लीजिए, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी का मतलब होता है कि व्यवहारिक चिकित्सा। अब देखिए इस चिकित्सा में, इस उपचार में होता यह है कि कोई अगर मेंटली रूप से परेशान है, मानसिक रूप से ग्रसित है, तो उसको व्यवहार को जो है बदला जाता है, व्यवहार
को बदलकर उसको जो है नए नए चीज़ों को सीखने के तकनीकों का इस्तेमाल का, समझ गए, और ऐसा जो है व्यवहार उसका बनाया जाता है ताकि वह सकारात्मक रूप से चीज़ों को समझ सके, सीख सके और जो है इसके अनुसार काम को कर सके, समझ गए। तो ये जो है बिहेवियर थेरेपी होता है जिसमें व्यक्ति के जो पहले का व्यवहार है उसमें जो है परिवर्तन लाकर और जो है उसे मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है इस उपचार के द्वारा, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी के द्वारा। चलिए देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे व्यवहारात्मक चिकित्सा, व्यवहार संशोधन का एक तकनीक है। देखिए बिहेवियर चिकित्सा एक किसका है, साइको सोशल थेरेपी का है, समझ गए ना। तो मनोचिकित्सा का एक क्या है प्रकार है, जिसमें होता है कि यह व्यवहार संशोधन का एक टेक्निक होता है। मतलब व्यवहार संशोधन मतलब व्यवहार में संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, ठीक है। और यही जो है एक टेक्निक है, समझ गए, जो सीखने व अनुकूल के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगर मानिए आपके व्यवहार को, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप बुरी चीज़ों को हटाना चाहते हैं और जब बुरे चीज़ को आप हटाएंगे तो क्या करेंगे, अपने अंदर कुछ अच्छे चीज़ों को लेने का प्रयास करेंगे, कुछ अच्छे चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। तो वही कहता है कि बिहेवियर जो आपका व्यवहारात्मक जो चिकित्सा है, यह व्यवहार संशोधन का एक तकनीक है जो सीखने के अनुकूल सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इसमें व्यवहार के संशोधन करके और कुछ चीज़ें जो है सिखाया जाता है और इसी सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए, सीखेंगे तब ना व्यवहार में परिवर्तन होगा, और व्यवहार में परिवर्तन होगा और वही तो तकनीक है बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, जिसके अनुसार व्यवहार को भी अनुकूल व शिक्षण द्वारा उचित व्यवहार में बदला जा सकता है। अब यह सीखने के अनुकूल सिद्धांत पर आधारित होता है, समझ गए, जिसके अनुसार व्यवहार बिहेव को भी अनुकूल व शिक्षण द्वारा उचित व्यवहार में बदला जाता है। मतलब जो हमें व्यवहार चाहिए उसमें जो है आराम से बदला जा सकता है इस चिकित्सीय जो है आपका बिहेवियर थेरेपी के द्वारा, समझ गए। चूँकि यह संशोधन के तकनीक है एक, जिसमें व्यवहार को संशोधन किया जाता है और सीखने के अनुकूल बनाया जाता है, जिससे होता है कि आप किसी भी चीज़ को आप जो है व्यवहार हो उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं शिक्षण से और अनुकूल परिस्थिति से, समझ गए। चलिए, ओवरऑल देखा जाए तो बिहेवियर जो थेरेपी है ये व्यवहार के परिवर्तन करने का एक तकनीक है, संशोधन करने का, जिसमें व्यक्ति जो है अपने जो अभी ख़राब स्थिति है मानसिक का और व्यवहार का, तो उसमें अपने बिहेव को संशोधन करेगा। उसको जो है थेरेपिस्ट जो होंगे वह मदद करेंगे, चिकित्सक, और उससे जो है वह व्यक्ति अपने व्यवहार को परिवर्तन करेगा और फिर कुछ चीज़ें को सीखेगा जो उसके पहले के व्यवहार को संशोधन करता है, और यही एक तकनीक है, समझ गए। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन में अगर आपको जानना है तो देख लीजिए, यह आपको अपनी व्यक्तिगत सोच, भावनाएं, शारीरिक अनुभव एवं व्यवहार को पहचानने में मदद करता है। मानिए किसी को अगर मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक रोग से ग्रसित है, उस व्यक्ति में खुद को पहचानने, आकलन करने का इमोशनल या कोई एक्सपीरियंस या फिर बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रहा है, वो इन सब चीज़ों से जो है वो बाहर हो चुका है। ना उसके अपने अंदर कोई व्यक्तिगत सोच है, ना कोई इमोशन है, मतलब ना कोई फीलिंग है, और ना ही जो है उसको कोई शारीरिक अनुभव हो रहा है, और ना उसके व्यवहार में कोई जो है ज़्यादा पहले के जैसा है। तो फिर व्यक्ति को जो है बिहेवियर थेरेपी के द्वारा इन सभी चीज़ों में जो है व्यक्ति को मदद किया जाता है कि वो व्यक्ति खुद से सोच सके, भावनाएं में हो सके, शारीरिक अनुभव कर सके और व्यवहार को खुद को पहचान सके, और यही बिहेवियर थेरेपी होता है, समझ गए। चलिए, देखिए व्यवहार चिकित्सा के टेक्निक्स इन बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में 5 टेक्निक्स है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। टेक्निक्स कहिए या बिहेवियर थेरेपी के प्रकार कहिए, 5 होता है। देख लीजिए, पहला है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी आप लोग को पता है कि यह तकनीक में उपचार उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत से किया जाता है, जिसमें एक अरुचिकरण घटक को किसी सुखद उद्दीपक द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे धीरे धीरे सुखद उद्दीपक हट जाता है, वह तनाव कम हो जाता है, ठीक है। देखिए एवर्जन थेरेपी जो होता है ना, यह भी एक थेरेपी का प्रकार ही है। एवर्जन थेरेपी होता है बिरुचि या अरुचि चिकित्सा। इस चिकित्सा में होता है कि मानिए आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम होता है ना, उसी कंडीशन में रख कर और आपको व्यवहार को परिवर्तन किया जाता है, समझ गए। मतलब आपको जो है जैसे बच्चा को देखते होइएगा, बच्चा का यह आदत से बन जाता है कि वह अपने अंगूठा को बार बार मुँह में रख के और बहुत ज़्यादा उसको सक्शन करता है, चूसता है।
अब उसको जो है यह आदत बन जाता है, वह उसमें उसको रुचि आने लगता है। तो इसी रुचि के तहत जो है यही रुचि को उसको विरुचि और रुचि में बदल कर और व्यक्ति को जो है यह जो है व्यवहार से अलग किया जाता है। जो उसके अंगूठा चूसने का व्यवहार है इसको परिवर्तन किया जाता है। कैसे? जैसे उसको अंगूठा बार बार चूस रहा है, उसमें नीम का जो है नीम कड़वा होता है, तो उसके पेस्ट को जो है उसके अंगुली में लगा देंगे। अब वो जब भी मुंह में अंगुली रखेगा, चूँकि उसका आदत बन चुका है, बिहेवियर व्यवहार है वो, तो जैसे ही वो मुंह में रखेगा तो उसको कड़वा लगेगा। अब ऐसे ही 1-2 बार वो उसको होगा और कड़वा लगेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो अपनी रुचि को इससे दूर कर देगा, यानी वह एवर्जन थेरेपी उसको जो है काम कर जाएगा। चीज़ को समझ ले, यानी जिस चीज़ में रुचि है और उसी चीज़ में व्यक्ति को उसी चीज़ के द्वारा उससे जो है दूर करना ही जो है और रुचि चिकित्सा कहलाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा है क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, सिस्टमैटिक डिसेंट्रिसलेशन। देखिए इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को धीरे धीरे उस वातावरण या वस्तु के पास लेकर जाया जाता है जिसके कारण उसमें चिंता या भय उत्पन्न होता है। अतः व्यक्ति उस वस्तु द्वारा उत्पन्न चिंता, भय में कमी या भय का समाप्त करने में सक्षम होता है। जैसे देखिए क्रमबद्ध विसंवेदीकरण है, सिस्टेमिक डिसेंट्रिलेशन है, ठीक है। क्रमबद्ध विसंवेदीकरण में होता यह है कि अगर कोई है, हम है या कोई ऐसे व्यक्ति है जिसका व्यवहार परिवर्तन है, मानसिक प्रॉब्लम है, उसे डर लगता है किसी चीज़ से, किसी वस्तु से भय लगता है या फिर उसको जो है पास जाने में वो व्यक्ति डरता है, तो ये क्रमबद्ध विसंवेदीकरण में होता यह है कि जिस चीज़ से व्यक्ति को दिक्कत हो, जिस वातावरण से या वस्तु से के पास में जाने से डरता हो, चिंता होता हो, तो उसको जो है उसी वस्तु या उसी कंडीशन में धीरे धीरे जो है ले जाया जाता है, जिससे व्यक्ति को धीरे धीरे चिंता और भय में कमी आता है। समझ गए? तो यही क्रमबद्ध विसंवेदीकरण दूसरा हो गया। समझ गए? तीसरा है फ्लडिंग थेरेपी। फ्लडिंग थेरेपी क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लडिंग थेरेपी, इस विधि में व्यक्ति को सीधे तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में डाल दिया जाता है, ठीक है। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे व्यक्ति का तनाव कम हो जाता है, अतः व्यक्ति में तनाव और भय की समाप्ति हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को अगर किसी गलत चीज़ का आदत लग चुका है और उसको जो है अचानक से किसी चीज़ में जाकर जो है किसी घोर गलत चीज़ों में डाल दीजिएगा, तो पहले से उसका गलत आदत बना हुआ है, तो वह उस कंडीशन में भी जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेगा। ठीक उसी प्रकार से फ्लडिंग थेरेपी भी है। यहाँ भी जो है व्यक्ति को सीधे सीधे जो तनाव उत्पन्न करने वाला स्थिति होता है, परिस्थिति होता है, उसी में व्यक्ति को जाकर डाल दिया जाता है और डालने के बाद कुछ देर समय के बाद धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसी तनाव, उसी चिंता वाला स्थिति से जो है कम हो जाता है और व्यक्ति के अंदर से भय जो है समाप्त हो जाता है। यानी रड को रड से काटने वाला बात है कि जिस चीज़ से व्यक्ति को डर लगे, भय लगे, उसी में जाकर जो है व्यक्ति को अचानक से रख दे उसी परिस्थिति में, और कुछ समय बाद जो है ऑटोमेटिक व्यक्ति को धीरे धीरे वो चीज़ें गायब होने लगती हैं। ठीक है, तो यही फ्लडिंग थेरेपी होता है। समझ गए? चलिए चौथा है संज्ञात्मक व्यवहार, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, कॉग्निटिव थेरेपी। इस विधि में व्यक्ति में अंतर्दृष्टि का विकास कर उसे असमान व्यवहार को सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। किसी पेशेंट को अगर खुद पर विश्वास न हो, बार बार उसके मन में निगेटिव व्यवहार आता हो, बिहेवियर उसका उग्र हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। व्यक्ति को इसमें जो है उसके अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट, मतलब उसके अंदर के चीज़ों को, अंदर के अंतर्यात्मा को विकास किया जाता है, जगाया जाता है, जिससे उसका असमान जो व्यवहार पहले था वह अब सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। समझ गए? तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर हो गया। समझ गए? चलिए पांचवा देखिएगा, लास्ट देखिएगा यहाँ पे, आराम चिकित्सा रिलैक्सन थेरेपी। रिलैक्सन थेरेपी का मतलब है कि इस विधि में तनाव को कम करने का आसान तरीका है जिसे स्वयं व्यक्ति अकेला संपन्न कर सकता है। इसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से विश्राम अवस्था में रहता है, जिससे कम क्रियाशीलता के कारण उससे तनाव में कमी आती है। अगर बहुत ज़्यादा किसी को स्ट्रेस होता हो, टेंशन होता हो, तो उसको जो है आराम करने के लिए कहे तो धीरे धीरे जो है उसको ये टेंशन और जो इसको ये स्ट्रेस होता है थोड़ा थोड़ा जो है कमेगा। तो ये जो है आपके कुल 5 टेक्निक्स होता है बिहेवियर थेरेपी का। ठीक है, एवर्जन थेरेपी के बाद क्रमबद्ध संवेदीकरण है, फ्लडिंग थेरेपी है, संज्ञात्मक व्यवहार थेरेपी है और आराम चिकित्सा है। कुल ये 5 बिहेवियर थेरेपी का टेक्निक है। समझ गए चीज़ को? चलिए
लास्ट क्वेश्चन है डिप्रेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। डिप्रेशन के बारे में देख लीजिए। अवसाद एक मानसिक विकारी है। अवसाद क्या है? अवसाद एक प्रकार का साइकोसिस टाइप का बीमारी होता है जो कि मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति जो है अत्यंत दुखी विचार, मन में उदासी और मन को प्रेरित करने वाला जो चीज़ होता है उसमें मंद आता है, उसमें जो है रिटार्डेशन होता है, समझ गए। तो अवसाद एक मानसिक विकार है जो साइकोसिस प्रकार का होता है, जिसमें मन दुखी होता है, विचारों की कमी होती है, थॉट्स का कमी आता है और मन प्रेरक यानी मन को प्रेरित करने में जो है मंद हो जाता है, समझ गए। तो यही डिप्रेशन होता है। देखते होइएगा डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो है घुट घुट के अपने अंदर बातों को जो है रखेगा, धीरे 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 एक दिन जो है गलत कदम उठा लेता है। तो अवसाद वाला व्यक्ति ज़्यादा बोलेगा नहीं, बहुत दुखी हो जाएगा, उसके मन में जो है बहुत निगेटिव पॉइंटें आ जाएगा, विचार का कमी थॉट का हो जाएगा और जो उसको मन को प्रेरित करने वाला जो चीज़ें होगा उसमें कमी आ जाएगा और उसको मन को जो है डिमोटिवेट करने लगेगा। तो यह जो है अवसाद होता है, समझ गए। चलिए अब इसका कारण क्या होता है इस चीज़ को देखिए। देखिए अवसाद एक प्रॉब्लम है, एक मानसिक समस्या है जो खतरनाक टाइप का भी होता है, समझ गए। तो यहाँ पे यह जो है अनेक कारण होता है, जैसे जीनेटिक्स फैक्टर होता है, आनुवांशिक कारण। और आनुवांशिक कारण में दो कारण महत्वपूर्ण होता है। पहला है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और दूसरा है जनरल पॉपुलेशन। फर्स्ट डिग्री रिलेशन के मतलब है कि जिससे जो है आपके डायरेक्ट संबंध हो, जैसे माता पिता, समझ गए, दादी या चाचा, ये सबसे जो है आपको डायरेक्ट संबंध होता है। तो इन सबसे जो है 15% उम्मीद चांसेज होता है डिप्रेशन होने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आनुवांशिक कारण में देखिएगा समान जनसंख्या से 0.5 जो है आपको उम्मीद होता है ये चीज़ें होने का, समझ गए चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिए जैव रसायन कारण। दूसरा जो है जैव रसायन कारण होता है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर का मतलब होता है कि शरीर में हमारे बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो सिक्रेशन होता है, हमारा ब्रेन संतुलित काम करता है, लेकिन उसमें कमी और ज़्यादा होने से वह क्या होता है हमारे ब्रेन पर इफेक्ट देता है। तो जो है बायोकेमिकल फैक्टर होता है जैव रसायन कारण। जैसे देखिए नॉन पेनिफेरिन, सीरोटेनिन और डोपामाइन का स्तर कम हो जाना। एक जो है डिप्रेशन का कारण ये भी होता है कि अगर आपके सिक्रेशन सही से नहीं होगा हार्मोन का तो यह भी डिप्रेशन जो है पैदा करता है। जैसे नॉन पेनिफेरिन, सीरोटेनिन और डोपामाइन, इसका स्तर कमेगा तो डिप्रेशन होगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए घृणा की भावना, समझ गए ना, कुंठा, सीमित बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धि का सीमित होना, निराशवाद, धनात्मक सोच की कमी, ये सब जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपने आप को ये सब चीज़ें सोचता है और फिर डिप्रेशन में चला जाता है, समझ गए। चलिए चौथा यहाँ पे आप लोग देखिएगा सामाजिक संस्कृति कारण होता है, सोशियो कल्चर फैक्टर होता है। अब समाज में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके द्वारा डिप्रेशन हो सकता है, जैसे गरीबी से भी डिप्रेशन हो सकता है, बेरोजगारी, पढ़ लिख लिए हैं लेकिन रोजगार लग ही नहीं रहा तो इससे भी डिप्रेशन हो सकता है, अशिक्षा, बहुत बड़े हो गए हैं और अशिक्षा के कारण बार बार जो है हमें सभी जगह प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये भी एक कारण बन सकता है, कम शिक्षा लेना इसका भी कारण बन सकता है, आपका समाज में स्थिति कैसा है ये भी डिपेंड करता है, समझ गए। नेक्स्ट है भिक्षावृत्ति, एल्कोहलिज्म और वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, ये जो है आपके होता है सामाजिक संस्कृति कारण। जो समाज में होने वाला होता है वही सामाजिक कारण होता है, समझ गए। अवसाद के लक्षण क्या होता है देख लीजिए, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो अभी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डिप्रेशन के जो आपका सिम्टम्स होता है वह ठीक जो है उल्टा होता है मेनिया का। मेनिया में व्यक्ति उग्र होता है, बहुत ज़्यादा हंसमुख प्रवृत्ति का, बात बात पर हंसना, बात बात पर मुहावरे कहना, बात बात पर जो है कहावतें कहना, ये सब जो है मेनिया में होता है। लेकिन डिप्रेशन में व्यक्ति ज़्यादा बोलता नहीं है, एकदम उदास दुख होता है, तो ये जो है उल्टा होता है मेनिया का डिप्रेशन। तो इसके लक्षण होते हैं सोच में कमी, थॉट में कमी आता है मेनिया डिप्रेशन वाले को, सोच में कमी, अवसाद मन, डिप्रेस्ड मन रहेगा और मनोप्रेरक मंदता यानी मन को प्रेरित करने वाला जो चीज़ें होगा जिससे नए नए चीज़ को करने में मन लगता है तो वो मनोप्रेरक मंद होगा, मतलब मन को प्रेरित नहीं कर पाएगा। तो ये जो है लक्षण 3 लक्षण होता है, सोच में कमी, अवसाद मन और मनोप्रेरक मंदता। इसमें और लिख सकते हैं कि हिंसक प्रवृत्ति, उसके बाद लिख सकते हैं आत्महत्या का, बार बार आत्महत्या का कोशिश करना, ये सब लक्षण में ही जाएगा, समझ गए। चलिए
उपचार देखिए, इसका उपचार कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। ड्रग एंटी डिप्रेसेंट टेट्रासाइक्लिक ड्रग दिया जाता है, पेशेंट को ड्रग दिया जाता है एंटी डिप्रेसेंट यानी अवसाद रोधी टेट्रासाइक्लिक। भौतिक चिकित्सा में फिजिकल थेरेपी दिया जाता है, ईसीटी दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद साइकोथेरेपी भी दिया जाता है, जो कि अभी हम लोग दो पढ़े हैं ना, बिहेवियर थेरेपी और ग्रुप थेरेपी, वह साइकोथेरेपी का ही प्रकार था, ठीक है। जैसे बोध ज्ञान, सहारा देना, सामूहिक परिवार व्यवहार आदि जो है मनोचिकित्सा का यह जो है आपका बातें यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो है आपके कुल इस प्रकार से डिप्रेशन वाले को सही कर सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, नर्सिंग प्रबंध कि नर्सिंग प्रबंध किसी डिप्रेस वाले पेशेंट के लिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि डिप्रेस वाले पेशेंट आत्महत्या भी कर सकता है, उसको विभिन्न तरह के मन में दुखी रहता है, मन जो है उसका निराशावादी रहता है। तो ऐसे में आप क्या क्या चीज़ें सोचते हैं वो नर्सिंग देखभाल में लिख सकते हैं कि डिप्रेशन वाले मरीज के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। चीज़ों को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है TOF, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। TOF कहा जाए तो TOF मीन्स होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी, T फॉर टेट्रालॉजी, O फॉर ऑफ और F फॉर फैलोट, समझ गए, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट TOF। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक चीज़ देख लीजिए, ये होता क्या है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो देखिए इसमें हृदय में एक साथ 4 समस्याएं उपस्थित रहते हैं, अतः इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। अभी समझ गए ना कि TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट किसे कहते हैं। तो जब यह जो है बालक में, समझ गए ना, शिशु में एक साथ 4 समस्याएं, समझ गए, वो भी हृदय का उपस्थित हो, तो इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट ही कहते हैं, समझ गए। यह देह नीलता, समझ गए ना, यह जो होता है देह नीलता, हृदय रोग, साइनोटिक हार्ट डिजीज CHD का सर्वमान्य प्रकार है। यह जो है किसका एक सबसे बड़ा प्रकार है, CHD का, मतलब साइनोटिक हार्ट डिजीज, जिसमें शरीर से जो है ऑक्सीजन खत्म होता है, शरीर नीला हो जाता है, तो वही जो है CHD साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है। और इसका इस CHD का एक सबसे सर्वमान्य प्रकार TOF होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए इसमें कौन कौन से जो है 4 असमानताएं पाई जाती है, मतलब हृदय में जो 4 रोग होता है वो कौन कौन से होता है एक साथ में, तो यहाँ पे देख लीजिए। पल्मोनरी धमनी का संकुचन, सबसे पहले जो पल्मोनरी धमनी होता है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो इसका जो है स्टेनोसिस मतलब संकुचन होता है, इस चीज़ को ध्यान में दे दिए। चलिए उसके बाद है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD होता है पेशेंट को, समझ गए ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नीलय भीति विकार होता है। और पहला क्या था, पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब पल्मोनरी धमनी का संकुचन, दूसरा VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड नीलय भीति विकार, ठीक है। तीसरा देखिएगा दाहिने नीलय की अतिवृद्धि, दाहिने नीलय की अतिवृद्धि राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी, समझ गए ना, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये दाहिने नीलय की अतिवृद्धि होती है, समझ गए चीज़ को। चलिए और यहाँ पे चौथा और आखिरी देखिएगा कि महाधमनी का दाईं तरफ खिसकना, डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑर्टोरा, चीज़ को समझ गए। देख लीजिए 4 कौन कौन है, एक है पल्मोनरी स्टेनोसिस पल्मोनरी धमनी का संकुचन, दूसरा है आपका नीलय भीति विकार VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नीलय भीति विकार, तीसरा है दाहिने नीलय की अतिवृद्धि मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, समझ गए। चौथा है कि महाधमनी का दाईं तरफ खिचकना, समझ गए। तो ये 4 टाइप से जो है एक साथ समस्या उत्पन्न होता है जिसे हम लोग TOF कहते हैं, समझ गए। पल्मोनरी संकुचन VSD और RVH मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑर्टोरा, समझ गए। चलिए साइन एंड सिम्टम्स देख लीजिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स जो होता है यह देह नीलता व श्वसन दौरे साइनोटिक, इसका जो लक्षण होता है, चूँकि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी आर्टरी से या फिर ऑर्टोरा से रिलेटेड प्रॉब्लम है वेंट्रिकुलर से, तो ये जो होता है देह नीलता व अश्वसन दौरे, मतलब व्यक्ति को जो है साइनोटिक तो होता ही है, साथ ही एनोक्सियल स्पेल्स होता है, मतलब अश्वसन दौरा पड़ता है और शरीर में देहशीलता होता है, ठीक है। ब्लू बेबी होठ एवं नाखून का नीला पड़ना, जो बच्चे होते हैं उनको ब्लू बेबी होठ यानी उनका होठ जो है ब्लू हो जाएगा और नाखून भी जो है उसका नीला पड़ जाएगा, तो ये जो है लक्षण पड़ता है पेशेंट में।
नेक्स्ट लक्षण देखिएगा, श्वसन कष्ट, डिस्पेनिया होगा, हार्ट का प्रॉब्लम है तो श्वसन कष्ट होगा ही। 2 वर्ष की उम्र के बाद हाथ पैरों की उंगलियों को छोड़कर मुग्दर पार आकार क्लबिंग हो जाते हैं। मतलब 2 वर्ष के बाद जो है हाथ पैर की उंगलियों को छोड़ मुग्दर पाद आकार हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाता है उसके अंग, हाथों और पैरों के उंगली। ठीक है। मंद शारीरिक वृद्धि, ऐसे किसी को अगर होता है, शरीर में ऑक्सीजन का कमी होगा और ये प्रॉब्लम सब होगा तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि उसके शरीर को जो है मंद विकास है, यानी वृद्धि दर जो है वह मंद है। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, तीसरे, बाएं इंटरकोस्टल स्पेस को विशेष सिस्टोलिटिक मरमर ध्वनि का आवाज़ आना। इसमें लक्षण ये भी दिखाई देता है कि जो तीसरे बाएं इंटरकोस्टल स्पेस होता है, स्पेस से विशेष सिस्टोलिटिक मरमर ध्वनि आना। समझ गए। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या लक्षण होता है आपके TOF का। समझ गए। अब इसका हम लोग निदान देखते हैं, डायग्नोसिस देख लीजिए। डायग्नोसिस पहला है ऑस्कुलेशन, परिश्रवण। ओके। दूसरा है इकोकार्डियोग्राफी, इको होता है, एक्सरे होता है, ECG होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है। समझ गए। और एंजियोकार्डियोग्राफी होता है। तो इस चीज़ को समझ गए आप लोग कि क्या क्या निदान हो सकता है। एंजियोकार्डियोग्राफी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ECG, एक्सरे और इकोकार्डियोग्राफी और परिश्रवण, ये सब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ गए चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे इसका प्रबंध कैसे किया जाएगा देख लीजिए। प्रबंध में देख लीजिए कि मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाएगा। अब मैं आपको बार बार बताता हूँ कि किसी रोग में अगर चिकित्सीय प्रबंध तो सब रोग में होता है। समझ गए। तो वो तो होगा ही। साथ में अगर किसी रोग में सर्जिकल प्रबंध होगा तो सर्जिकल के बारे में भी लिखेंगे, और लास्ट में जो है हम लोग उसमें नर्सिंग प्रबंध के बारे में लिखते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, अब देखिए इसका जो प्रबंध है कैसे कैसे होता है समझ लीजिए। प्रबंध में यहाँ पे देख सकते हैं इसका अस्थायी उपचार शैल क्रिया है। मतलब किसी को अगर TOF होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, तो उसका एकमात्र अस्थायी उपचार है कि वह जो है सर्जरी करा ले। ठीक है। हार्ट का छोटे छोटे आहार देकर पोस्टर स्तन बनाए रहे। अब किसी को अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप उसको जो है पूरा फूल के फूल भोजन जो है नहीं दे सकते हैं, प्रॉब्लम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो उसे जो है छोटे छोटे भोजन पोषण दे, बनाए रखें। ठीक है। बच्चों को आराम दे व कम से कम श्रम करने दे। अब जो ये TOF से ग्रसित होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम देंगे और साथ में जो है क्या करेंगे, कम से कम जो है उससे काम करवाएंगे। चूँकि जैसे ही वो काम करेगा, जैसे ही वो श्रम करेगा तो ऐसे में उसको जो है प्रेशर बढ़ेगा और वह जो है प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, संक्रमण की रोकथाम हेतु एंटीबायोटिक थेरेपी प्रदान करेंगे। और एंटीबायोटिक थेरेपी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, आप लोगों को बता दिया हूँ। देहनशीलता के दौरों को अप्रबंध करने के लिए नी चेस्ट स्थिति का प्रदान कर ऑक्सीजन देनी चाहिए। अगर किसी को जो है यहाँ पे इस कंडीशन में ऑक्सीजन कमता है, उसका शरीर जो है साइनोटिक मतलब नीला हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है ऑक्सीजन जो है उसको नी चेस्ट स्थिति में, नी चेस्ट पोजीशन में रखकर और उसको जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। ये सब जो है आपका इसका प्रबंध हुआ। नेक्स्ट इसका प्रबंध है सर्जिकल प्रबंध। ठीक है। सर्जिकल प्रबंध देख लीजिए। शुरू में उपशामक शैल क्रिया पैलिएटिव सर्जरी की जाती है तथा 5 से 6 वर्ष की उम्र में अस्थायी शैल्योपचार टोटल करेक्शन किया जाता है। देखिए, अगर किसी को एक प्रॉब्लम हुआ है TOF का, यानी एक साथ 4 प्रॉब्लम आना, तो उसको जो है पैलिएटिव सर्जरी जो है शुरू में किया जाता है और तथा 5 से 6 वर्ष की उम्र में टोटल करेक्शन मतलब अस्थायी शल्योपचार किया जाता है। मतलब किसी को अगर TOF का प्रॉब्लम होता है और वह बच्चा बिल्कुल बहुत छोटा है तो उसको जो है क्या किया जाता है कि उपशामक शल्य क्रिया यानी पैलिएटिव सर्जरी की जाती है। फिर बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है, विकास वृद्धि हो जाता है, तो फिर जो है उसमें टोटल करेक्शन की जाती है, यानी टोटल जो है उसमें कंप्लीट जो है सर्जरी करके और उसको सही किया जाता है। ये चीज़ समझ गए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। पहला है उपशामक सर्जरी। इसमें महाधमनी में जाने वाली मिश्रित रक्त को किसी वाहिका में इस प्रकार जोड़ते हैं, शंटिंग करते हैं कि रक्त फेफड़े में जाकर शुद्ध होकर आ जाए। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, पहला है आपका, चूँकि जो पैलिएटिव सर्जरी है उपशामक, यह जो है अस्थाई वाला है। तो इसमें जो सर्जरी होता है, इसमें जो महाधमनी में जो जाने वाला ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन वगैरह सब मिश्रित हो, तो उसके रक्त के किसी वाही में इस प्रकार जोड़ते हैं कि रक्त जो है फेफड़ा तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है।
देखिए अब यहाँ पे इसके लिए निम्न ऑपरेशन प्रचलित है। इस ये जो आपका संटिंग के लिए जो किया जाता है ताकि आसानी से ब्लड जो है आगे पहुँच जाए, तो इसके लिए निम्न जो है किया जाता है, जैसे ब्लेलॉक टॉसिंग संटिंग, ब्लेक्स टॉसिंग संटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पॉट्स संटिंग, ये 2 संटिंग है जिसके द्वारा अस्थायी जो है शल्य क्रिया पैलिएटिव किया जाता है मरीज को, ठीक है। और तीसरा एक है देख लीजिए वाटर स्टोन संट। कौन कौन सा है? ब्लेलॉक टॉसिंग संटिंग, पॉट्स संटिंग और वाटर से स्टोन संटिंग। तो इस 3 चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। यही संट के माध्यम से TOF को अस्थायी रूप से रोका जाता है, समझ गए। दूसरा देखिए यहाँ पे संपूर्ण शल्य क्रिया है, टोटल करेक्शन है। टोटल करेक्शन जो होता है बालक में जब पर्याप्त वृद्धि हो जाता है 5 से 6 साल की उम्र के बाद, तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD व जो फुफ्फुसीय धमनी का संकुचन होता था वह ठीक करते हैं। ये चीज़ समझ गए। ओपन हार्ट सर्जरी होता है जिसको जो है TOF होता है, 4 प्रॉब्लम होता है, उसको जो है ओपन हार्ट सर्जरी 5 से 6 साल के उम्र में बच्चे को वृद्धि हो जाने के बाद किया जाता है। इस सर्जरी के द्वारा जो है VSD व फुफ्फुसीय धमनी संकुचित को ठीक करते हैं। तो आपका यहाँ पे यह 2 शल्य क्रिया होता है, एक पैलिएटिव और एक टोटल करेक्शन। पैलिएटिव में जो है शुरुआती अवस्था के लिए किया जाता है जिसमें जो है ब्लड अच्छा से सर्कुलेशन हो, इसके लिए बनाया जाता है। लेकिन जब शरीर जो है थोड़ा विकास कर जाता है 5 से 6 सालों में, तो इसमें टोटल करेक्शन किया जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए विदा लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रूमेटिक फीवर रह गया है, उसको आगे जो है हम लोग कभी कर लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।